हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द भेना क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन के लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। हम इस लेक्चर के प्रारंभ में रिलेशन फंक्शन से जुड़े कुछ बेसिक्स टॉपिक्स को डील करेंगे। उसके बाद हम रिलेशन फंक्शन के टॉपिक्स को डील किया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन फंक्शन। तो इसके हम कॉन्सेप्ट में पहला हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सेट्स। सेट को हम पहले डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम लोगों का दूसरा टॉपिक होगा मेंबर ऑफ सेट एंड तीसरा टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हम लोग इन सेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का ऐसा सुपरिभाषित संग्रह जो एक दूसरे से किसी भी एक गुण या प्रॉपर्टीज के आधार पर हम उसको भिन्न या डिफरेंट कर सके और वस्तुओं को हम लोग किसी भी डिफरेंट गुण के अनुसार हम उसको देख सके। तो यहाँ पर जो सेट्स होता है, सेट्स में हम लोग एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन अर्थात सुपरिभाषित संग्रह को लेते हैं। ऐसा वस्तुओं का संग्रह जो सुपरिभाषित हो सके उसे हम सेट कहेंगे। ऐसे संग्रह को हम लोग सेट कहेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का है वो है एनी वेल डिफाइंड collection of objects which are different from each other and which we can see things of is called a set। तो इसके बाद हम लोग का दूसरा टॉपिक मेंबर ऑफ सेट। मेंबर ऑफ सेट या समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव किसे कहेंगे? किसी भी सेट में उपस्थित अवयवों को ही समुच्चय का अवयव कहेंगे और इसे हम लोग इंग्लिश के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग्स टू सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट। तो जो ऑब्जेक्ट वस्तु सेट में बिलोंग करते हैं उसमें सुपरिभाषित रहते हैं उसे हम मेंबर ऑफ सेट कहेंगे। तो यहाँ पर जो नोटेड पॉइंट होगा द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग्स टू अ सेट इज कॉल्ड एंड इसे हम लोग डिनोट करते हैं इंग्लिश के डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। मेंबर ऑफ सेट को हम लोग ऑलवेज स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट को डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और मेंबर ऑफ सेट को ऑलवेज स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी भी सेट को हम लोग कैसे दर्शाएंगे? तो किसी भी सेट को दर्शाने के हमारे पास दो मेथड हैं, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म एंड दूसरा हम लोग का मेथड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में हम लोग वस्तुओं को डायरेक्टली लिखते हैं, उसमें उनकी प्रॉपर्टीज की बात नहीं की जाती है और सेट बिल्डर फॉर्म में वस्तुओं की प्रॉपर्टीज की बात करती है। तो हम पहले रोस्टर टेबुलर फॉर्म को देखेंगे। तो यहाँ पर here the element of a set are actually written down separated by commas and enclosed within brackets curly brackets। the रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हम लोग वस्तुओं को डायरेक्टली लिखा जाता है और उनके बीच कॉमा का यूज किया जाता है और उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। किसी भी सेट को ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर नोटिंग पॉइंट द एलिमेंट ऑफ a set actually written down and separated by commas and enclosed within ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये तो था हमारा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसका नेक्स्ट हम लोग का फॉर्म होगा द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हम लोगों का क्या कहता है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग उसके वस्तुओं के प्रॉपर्टीज के अनुसार हम उसको उसमें व्यक्त करते हैं और इनको भी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो इसमें भी हम लोग नोटेड पॉइंट है इन दिस फॉर्म विल इज द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट। किसी भी समुच्चय में जो भी एलिमेंट हमारे हैं वो किस परिभाषा के अनुसार उसमें व्यवस्थित हैं उनको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर जो नोटेड पॉइंट है विल इज द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट। नेक्स्ट हम इन दोनों के एग्जांपल्स को देखेंगे। पहले हम रोस्टर टेबुलर फॉर्म के एग्जांपल्स को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वी द सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जिसको हम यदि लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। And next example, A is the set of odd natural number is smaller than 10। यहाँ पर जो हो जाएगा this। and next example, m is equal to curly bracket 2 3 5 7 11 30 70 and 90 is equal to ये क्या है? ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। एंड टेबुलर फॉर्म की बात करेंगे x such that x is a prime number smaller than 20। ये क्या है? This set change to set builder form. This is roster form and this is set builder form. Next example, a is equal to 6, 7, 8, 9, 10 and 11। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे x such that
x belong to natural number and x 5 is more than and 12 smaller than, where this symbol for belongs to and this symbol for such that, इसको हम लोग पढ़ेंगे such that and this is belongs to। फर्स्ट ये हम यहाँ पर हम लोग डिफरेंस भी देख सकते हैं सेट होल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, ये है रोस्टर फॉर्म में, ये क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म है और ये हमारा है सेट होल्डर फॉर्म। इसमें प्रॉपर्टीज की बात की गई है। इसमें हम लोगों ने जो सेट के अवयव हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज के अनुसार यहाँ पर हम लोगों ने उनको व्यवस्थित किया है और रोस्टर फॉर्म में हम लोगों ने वस्तुओं को डायरेक्ट लिखा है, इसमें कोई प्रॉपर्टीज की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट और वाइड सेट, इसको हम लोग हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें वस्तु या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी परिभाषा या फिर किसी भी हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कर सकते हैं उसके अनुसार उसमें कोई भी अवयव नहीं होते, या फिर हम कह सकते हैं ऐसा अवयव जिसमें कोई ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, तो उसे हम लोग नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट कहेंगे। तो यहाँ पर हम ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एंड ऑल इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो और इसको हम लोग डिनोट करते हैं इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम एम्प्टी सेट को डिनोट करेंगे ऐसे एंड नॉर्मली डिनोट किया जाता है 5 से, वी यूज 5 फॉर एम्प्टी सेट। एंड इसके एग्जांपल्स को भी हम लोग देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो पहला हम लोग का एग्जांपल है x such that x एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो कंडीशन इसमें दिया गया है वो कंडीशन है कि जो x है वो हमारा 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो हम इस कंडीशन पर चेक करेंगे कि हमारा कौन कौन सा एलिमेंट इसमें उपस्थित होना चाहिए, तो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट कह सकते हैं, इसको हम लोग एम्प्टी सेट कहेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कोई भी एलिमेंट इस सेट में होगा ही नहीं। एंड दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लोग का x such that x belong to रियल नंबर, एंड जो हम लोग का कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन है वो कंडीशन बात करता है 2x इक्वल टू -1 एंड हियर वी सॉल्व। यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन को तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2, जो कि हम लोग का कंडीशन है x such that belong to रियल नंबर, x रियल नंबर बिलोंग करता है, ऐसा इसमें कोई भी अवयव आएगा ही नहीं, इसलिए हम इसको क्या बात करेंगे, उसको हम लोग एम्प्टी सेट में कहेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फाइनाइट सेट, निश्चित समुच्चय। निश्चित समुच्चय क्या है, ऐसे दो सेट जिनके अवयवों की काउंटिंग की जा सके, या फिर हम किसी भी ऐसा सेट जिसमें उपस्थित अवयवों को हम लोग गिन सके, या फिर उसको हम बता सकें कि इसमें इतने एलिमेंट उपस्थित हैं, तो ऐसे सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। तो यहाँ पर ए सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट श्योरली कम टू एन एंड इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, अर्थात किसी भी समुच्चय जिसके अवयवों की गिनती की जा सके या फिर उनकी काउंटिंग की जा सके, ऐसे सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। एंड दूसरा सेट इसी जस्ट अपोजिट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गिनती नहीं की जा सकती, अर्थात इसमें अवयव अनंत कर सकते हैं, इनफाइनाइट उपस्थित होते हैं, तो ऐसा सेट जिसके, या फिर कह सकते हैं ऐसा सेट जिसके अवयवों की गिनती अंत तक नहीं की जा सकती, ऐसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो इसके एग्जांपल्स भी लिए गए हैं। एग्जांपल्स में हम लोगों का है x such that x belong to नेचुरल नंबर एंड x जो हम लोगों का है वो 500 से स्मॉलर देन है, यहाँ पर हम लोग इसकी गिनती की जा सकती है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा फाइनाइट सेट। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल ट्रीज ऑन अर्थ, तो इसकी भी गिनती की जा सकती है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट दोनों होंगे। एंड इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल्स की बात करेंगे। x such that x का मतलब है x हमारा ऐसा हो जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड x हम लोगों का 50 या फिर 50 से स्मॉलर देन है,
तो स्मॉलर देन है बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, प्लस स्मॉलर देन 50 पॉजिटिव नंबर आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यू आ सकते हैं, जिसकी हम लोग गिनती नहीं की जा सकती, ये इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड एंड एक्स इज स्मॉलर देन 1। तो इसकी बात करेंगे, इसमें भी हम लोगों के इनफाइनाइट वैल्यू आ सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। तो ये तो थे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स और उनकी डिफिनीशन। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट हमारा क्या कहता है, इक्वल सेट कहता है ऐसे दो समुच्चय जिनमें उपस्थित अवयव या उनकी गणनाएं की जाए, तो उनकी जो काउंटिंग है, काउंटिंग जो हमें नंबर मिले, ऐसे दो सेट जिनकी काउंटिंग की जाए उसमें जो नंबर मिले वो इक्वल हो या ना हो, बट उसमें जो एलिमेंट हमें उपस्थित हो वो सेम होने चाहिए। अर्थात ऐसे दो सेट जिनमें उपस्थित एलिमेंट सेम हो तो उन्हें हम इक्वल सेट कहेंगे। एंड इक्विवेलेंट सेट की बात करेंगे तो ऐसे दो सेट जिनमें उपस्थित अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज इक्वल। अर्थात ऐसे दो फाइनाइट सेट जिनमें उपस्थित अवयवों की संख्या इक्वल हो तो उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। तो इसके पहले हम एग्जांपल से बात करते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट के एग्जांपल हैं 1 2 एंड 5 इज इक्वल टू 2 1 5 इज इक्वल टू 5 1 2। बट हियर जो नंबर ऑफ एलिमेंट कहेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट यदि हम माने, नंबर ऑफ एलिमेंट यदि हम इसको माने सेट ए एंड सेट बी एंड सेट सी, तो जो Na की बात करेंगे वो भी 3 है, एंड Nb की बात करें वो भी 3 है, एंड Nc की बात करें तो वो भी 3 ही होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल, तो ये क्या होंगे, ये इक्वल सेट होंगे। बट नो प्रॉब्लम, ऑर्डर इज चेंज बट नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3। नेक्स्ट एग्जांपल 1 2 3 1 एंड 1 2 3 1 1 2 2 एंड 2 3। ये क्या है, इसमें जो है वन एलिमेंट रिपीटेड है, कोई वन, यदि किसी भी सेट में यदि कोई भी एक एलिमेंट रिपीट करता है तो उसकी काउंटिंग केवल 1 या फिर सिंगल टाइम ही की जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भी 3 एलिमेंट हैं एंड हियर 3 एलिमेंट एंड यहाँ पर भी 3 एलिमेंट हैं एंड हियर 3 एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में ही हम लोगों के 3 एलिमेंट उपस्थित हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज मीनिंगलेस। किसी भी समुच्चय में यदि कोई भी एलिमेंट रिपीट करता है तो उसको केवल सिंगल टाइम ही काउंटिंग किया जाएगा। अर्थात किसी भी समुच्चय में कोई भी अवयव यदि दोबारा आता है तो उसको केवल एक ही बार गिना जाएगा। एंड इक्विवेलेंट सेट की बात करें तो एग्जांपल्स के हम लोग लिया है a is equal to 1 2 3 and b is equal to a b c, then a b as n is equal to n b is equal to 3। अर्थात यहाँ पर भी यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो 3 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो 3 है। तो ये क्या है, यहाँ पर n is equal to 3, अर्थात इस समुच्चय में बात करें तो n is equal to 3 है एंड दिस समुच्चय में बात करें तो n b is equal to 3 है। इसके क्या है, इसके अवयव इक्वल नहीं है, तो अवयव इक्वल नहीं है बट नंबर ऑफ अवयव इक्वल है, तो ये क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट है। और इक्वल सेट क्या कहता है, हमारा इक्वल सेट कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो या ना हो बट दे हैव सेम एलिमेंट। दो समुच्चयों में समान अवयव हो तो वो इक्वल सेट कहलाएंगे। बट एक और चीज इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि सभी जो है सभी इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल सेट, ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट हम लोग आगे चलते हैं, इसमें एक और को पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं, वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट होते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है कि ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल सेट। समान समुच्चय हमेशा इक्विवेलेंट सेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। एंड नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हमारा क्या कहता है, ऐसे दो फाइनाइट सेट अर्थात या ऐसे दो सेट जिनमें उपस्थित या फिर कह सकते हैं जिनमें उपस्थित एलिमेंटों में या फिर जिनमें उपस्थित अवयवों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं हो, उन्हें हम लोग डिसजॉइंट सेट कहेंगे। अर्थात डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है जो दो सेट होते, जैसे या फिर
डिसजॉइंट सेट हमारा क्या कहता है? डिसजॉइंट सेट हमारा कहता है कि ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं हो तो हम ऐसे दो सेटों को डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस परिभाषा टू सेट आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। एग्जांपल्स की बात करेंगे a = 1 3 5 एंड b = 2 4 6। तो यहाँ पर जो ये क्या है, ये दोनों सेट डिसजॉइंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बट इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है? डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट है सबसेट। इफ ए सबसेट क्या कहता है? यदि हम किसी दो समुच्चय की बात करते हैं, हमने माना ए एंड बी हमारे दो समुच्चय हैं, तो ए एंड बी दो हमारे समुच्चय हैं, तो इन दोनों समुच्चयों में यदि ए के सभी एलिमेंट बी से बिलोंग करते हैं तो हम ए को बी का उस समुच्चय कहेंगे। तो यहाँ पर इफ ए एंड बी आर टू सेट गिवन इन सच ए वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, अर्थात ए के सभी अवयव बी में हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बी के सभी अवयव भी ए में हों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड इट इज रिटन एज डिनोटेड है। किसी भी सबसेट को लिखने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। एंड रीड इसको हम पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। बट यदि कोई भी दो समुच्चय हमारा है ए एंड बी, तो ए के हमारे सभी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं बी से, बट कोई एक ऐसा भी एलिमेंट है ए का जो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम उस समय उस कंडीशन में ए को बी का सबसेट नहीं कहेंगे। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये हमारा नोटिंग पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हैं। If a is equal to 1 2 3 and b is equal to 3 2 4 1, then a is subset of b because 1 2 and 3 ये जो a के एलिमेंट हैं वो हमारे b में बिलोंग कर रहे हैं। 1 2 and 3 ये क्या है? b में बिलोंग कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे a is subset of b। नेक्स्ट सबसेट के कुछ परिणाम भी होंगे, बट उससे पहले हम लोग रियल नंबर बहुत पढ़ते हैं। समुच्चय में भी हमें रियल नंबर की बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ेंगी, तो रियल नंबर के भी कुछ सबसेट होते हैं जिनकी हम बात करेंगे। रियल नंबर में जैसे पहला लिया है नेचुरल नंबर, इन सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? रियल नंबर का सबसेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इसको डिनोट कर सकते हैं एन इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। एंड यदि हम पूर्णांक या फिर इंटीजर नंबर की बात करें, तो सभी इंटीजर नंबर हमारे रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, तो सभी हम यदि चाहें तो जेड को भी या फिर इंटीजर नंबर्स को भी हम लोग लिख सकते हैं। जेड इज सबसेट ऑफ आर। ये दो रियल नंबर पे महत्वपूर्ण सबसेट हैं, इन दोनों का यूज हम लोग आगे बहुत करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। अंतराल, हम रियल नंबर में अंतराल की बात करते हैं। हम रियल नंबर में अंतराल जैसे दो प्रकार के होते हैं, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, अर्थात क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। हम इसका कैसे समुच्चय में यूज करेंगे, हम इस पर बात करेंगे पहले। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का पहला हम लोगों ने लिया है वो है ओपन इंटरवल, खुला अंतराल, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं हाँ ओपन इंटरवल खुला अंतराल, हम इसको बोल सकते हैं खुला अंतराल। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस अंतराल में हम वस्तु या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हम लोग कोई भी दो समुच्चय या फिर कोई भी दो समुच्चय ले सकते हैं ए एंड बी, जिसमें ए के अवयव हैं ए एंड बी के बीच के सभी अवयव ए में हैं। तो हम इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हम डायरेक्टली ओपन इंटरवल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई दो सेट लेते हैं, हमारा पहला सेट है ए एंड दूसरा सेट है बी। हमने जो कंडीशन हम लोगों ने माना है वो है कि ए सब सेट ऑफ ए में कोई भी दो एलिमेंट ए एंड बी के बीच के एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करते हैं। तो इसको हम लिखने के लिए ओपन इंटरवल का कैसे यूज करेंगे उसकी बात करेंगे। इसको हम लिखने के लिए ए कॉमा बी का यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या डिनोट करता है, इस ओपन इंटरवल यहाँ पर लगाया गया है, ओपन इंटरवल का ये मार्क है। ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल जब हम इसको सेट में लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर दो ए एंड बी ये हमारे दो एलिमेंट है, बट ये हमारे सेट ए में बिलोंग नहीं करते हैं। इनके बाद मान लीजिए सी और डी ये दो एलिमेंट है जो कि सेट ए में बिलोंग करते हैं। तो इसको हम पहले लिखेंगे क्या, ओपन इंटरवल के थ्रू लिखते हैं। ओपन इंटरवल के थ्रू लिखेंगे तो सेट ए इक्वल टू ए कामा बी। बट यदि हम इसे ओपन इंटरवल को हटा देंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे,
ओपन इंटरवल को हटाने पर हम इसे लिखेंगे C, D, अर्थात साइड के ये दोनों अवयव छोड़ देंगे और जो मध्य में जो हमारे अवयव होंगे उनको हम सेट में काउंट करेंगे। इसी तरह हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। क्लोज इंटरवल हमारा क्या कहता है? क्लोज इंटरवल कहता है किसी भी सेट A, हमारा कोई भी सेट A है जो कि A एंड B के मध्य ही बिलोंग करता है, तो उसको यदि हम लोग क्लोज इंटरवल में लिखना चाहें और उसमें कहता है कि जो हमारे सेट A में एलिमेंट A एंड B हैं वो A एंड B जो एलिमेंट वो भी A में बिलोंग करते हैं, तो हम इसको लिखने के लिए क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे। और क्लोज इंटरवल का यूज करने के लिए क्लोज इंटरवल का जो सिंबल है, क्लोज इंटरवल का सिंबल ये है। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पर हम मानेंगे सेट A इक्वल टू, हमारे हमने माना है कि A एंड B भी A में बिलोंग करते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे A, B। ये क्या है? ये हमारा डिनोट करता है कि कोई भी सेट है जिसमें A एंड B के मध्य के जो भी वर्ड आएंगे, जो भी हम लोग के वस्तु ऑब्जेक्ट आएंगे वो तो बिलोंग कर रहे हैं, बट A एंड B भी हमारे सेट A में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको यदि जैसे मान ये A एंड B, C एंड D, यदि हम इसको सेट में डिफाइन करेंगे तो इसको हम लोग रिटेन करेंगे A, B, C, D। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। तो ये था हमारा ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल एंड इंटरवल एज आर, अर्थात रियल नंबर पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल ये था। तो नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोगों का है, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है? सुपर सेट। सुपर सेट क्या है? यदि हम दो समुच्चय की बात करते हैं A एंड B हमारे दो सेट हैं, अर्थात A और B हमने दो सेट लिया है और हमने जो कंडीशन उसमें हम लोगों ने देखा है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग A के सभी अवयव B में बिलोंग करते हैं, लेकिन B का कम से कम एक ऐसा अवयव है जो A में बिलोंग नहीं करता। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि A के सभी अवयव B में बिलोंग कर रहे हैं। तो हम यदि A के थ्रू B को हम लोग अगर प्रदर्शित करना चाहें तो हम कहेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B, बट यदि हम B के थ्रू A को अगर हम लोग प्रदर्शित या फिर शो दिखाना चाहें तो फिर हम क्या कहेंगे? तो हम B को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं सुपर सेट। हम यहाँ पर कहेंगे कि B इज सुपर सेट ऑफ A, यही हमारा क्या है? सुपर सेट है। तो इसके हम परिभाषाओं की बात करें, इफ A इज सबसेट ऑफ B देन वी से दैट B इज सुपर सेट ऑफ A। तो इसको हम लोग रिटर्न करते हैं B साइनिंग चेंज। बच्चों स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसे है साइनिंग केवल साइनिंग, ये दोनों साइनिंग डिफरेंट है एंड जो शो करती है वो भी डिफरेंट चीजों को ये शो करते हैं। ये शो करता है सबसेट, ये सेट करता है सुपर सेट, ये हमारा शो करता है सुपर सेट। ये तो था हमारा सबसेट एंड सुपर सेट। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम रिजल्ट ऑन सुपर सेट। हम सम रिजल्ट ऑन सुपर सेट बट सम रिजल्ट ऑन सबसेट भी हम लोग जानेंगे। ये तो थे, या फिर हम इसी में लिख सकते हैं सम रिजल्ट ऑफ सुपर सेट बट समथिंग विल बी चेंज। तो यहाँ पर हो जाएगा एवरी सेट इज सबसेट है इटसे, सभी समुच्चय स्वयं के समुच्चय होते हैं, अर्थात सभी समुच्चय के जो, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी समुच्चय है A एंड B, तो जो A होगा यदि केवल A की बात करें तो A स्वयं का उपसमुच्चय होता है, और यदि B की बात करें तो B भी स्वयं का उपसमुच्चय होता है। और एम्प्टी सेट या नल सेट और वाइड सेट, रिक्त समुच्चय भी किसी भी समुच्चय का हम लोग उपसमुच्चय कह सकते हैं। रिक्त समुच्चय सदैव दूसरे या किसी भी सेट का उपसमुच्चय होता है। और यदि A इज इक्वल टू B, यदि A और B बराबर हैं तो हम उसमें उपसमुच्चय की बात करेंगे, तो वहां पर ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं, अर्थात सबसेट और सुपर सेट दोनों इक्वल हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है यदि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A देन A इज इक्वल टू B, अर्थात दिस कंडीशन इज अपोजिट दिस कंडीशन। हम दोनों कंडीशन का यूज कर सकते हैं, बट A कॉन्स्टेंसिंग एन एलिमेंट देन A हैज 2 के पावर n सबसेट, अर्थात कोई भी समुच्चय हमारा A है, यदि उसमें n एलिमेंट हैं तो हमें जानना है या फिर किसी भी क्वेश्चन में दिया है कि उसके कितने सबसेट हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फार्मूला, वो होता है 2 के पावर n। जैसे हम कोई एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल है A इज इक्वल टू 2, 3, वी नो दैट n इज इक्वल टू 2,
तो हमें जानना है कि इसके कितने सबसेट हो सकते हैं। तो इसके जो सबसेट होंगे अर्थात नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे तो 2 के पावर n एंड 2 के पावर 2 इक्वल टू 4। इसके 4 सबसेट हो सकते हैं। तो हम लोग पहले ये भी देख ले 4 सबसेट होंगे या नहीं होंगे, या फिर हमारा जो फार्मूला सही है गलत है। तो इसके लिए हम लोग सबसेट की बात करेंगे। इसके सभी सबसेट को लिखेंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं सबसेट ऑफ ए इक्वल टू, जो हमारा पहला सबसेट सभी समुच्चय स्वयं के उपसमुच्चय होते हैं। यहाँ पर जो पहला होगा 2, 3 एंड 5 सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो दूसरा जो हमारा उपसमुच्चय होगा वो होगा 5 एंड नेक्स्ट उपसमुच्चय की बात करेंगे तो परिभाषा के अकॉर्डिंग किसी भी समुच्चय के यदि हमें समुच्चय उपसमुच्चय को लिखना है तो उस जो हम लोग जिस समुच्चय को उपसमुच्चय लिख रहे हैं उनमें से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो हम लोग नेक्स्ट उपसमुच्चय बनाएंगे उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो मेन समुच्चय में बिलोंग न करता हो। तो यहाँ पर हम पहले बनाते हैं 2 एंड 3, क्या है इन दोनों और इसकी बात करें यदि इसकी ये दो जो हम लोग उपसमुच्चय बने यदि इसकी बात करें तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो हम लोगों का मेन समुच्चय है a इक्वल टू 2, 3 में से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है और एक ऐसा भी एलिमेंट है जो इसमें भी बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये थे हमारे 4 सबसेट बने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग दिस फार्मूला इज राइट। एंड नेक्स्ट हम लोगों का जो सेट है वो है पावर सेट। पावर सेट क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। किसी भी समुच्चय ए के जो भी हमारे सबसेट होंगे और उसके कलेक्शन को हम लोग पावर सेट कहते हैं। तो ये था हमारा पावर सेट, वेरी सिंपल। इसके जो हम लोग परिभाषा की बात करें तो परिभाषा का द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डोनेटेड बाय पी पावर ऑफ ए। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं पावर ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट इज अ सेट इन पी ए, एवरी एलिमेंट इज अ सेट। अर्थात हम कह सकते हैं पावर सेट क्या है, एक तरह के समुच्चय का समुच्चय है। अर्थात किसी भी समुच्चय ए के सबसेट का कलेक्शन ही हमारा पावर सेट कहलाता है। इसको हम लोग नोटेड लाइन है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट सेट ए। यही हम लोगों का नोटेड लाइन है, इज कॉल्ड पावर सेट। नेक्स्ट हम लोगों का है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हम लोग को दिया है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी अर्थात जो हमारा समुच्चय ए है वो बी का क्या है, उपसमुच्चय है। एंड वी नो दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी, अर्थात ए और बी इक्वल सेट नहीं है। देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सेट एंड इट इज रिटन डाउन दिस टाइम। या फिर हम नेक्स्ट परिभाषा की बात करें तो नेक्स्ट परिभाषा हम लोग का क्या कहता है, नेक्स्ट परिभाषा कहता है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ओनली व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड बी हैज लिस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट देन ए। अर्थात इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा दो समुच्चय है ए एंड बी, ए और बी हमारे दो समुच्चय हैं जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है और जो क्वेश्चन में या फिर हम ले सकते हैं कोई भी कंडीशन जिस कंडीशन के अनुसार ए जो है ए के सभी अवयव बी में बिलोंग करते हैं तो हम क्या कहेंगे, ए जो है उपसमुच्चय है बी का। यदि दोनों सेट सेम एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो बी भी उपसमुच्चय होगा ए का। बट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में बिलोंग नहीं करता है, तब वहां पर प्रॉपर सबसेट की बात आएगी। तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ओनली व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी बट B has a least one extra element than A। तो वहां पर हम लोग बात कहेंगे कि प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर सबसेट है ए बी का प्रॉपर सबसेट है। इसके एग्जांपल्स की भी बात करते हैं। जैसे हमारा सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी है 1 2 3 4। जो हम लोगों का यहाँ पर बात करेंगे तो वो है यहाँ पर जो है एंड बी की बात करें तो बी हम लोगों का क्या है
एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग सेट बी हम लोगों का जो दिया गया वो है 1 2 3 4 एंड सेट ए जो हम लोगों को दिया गया है वो है 1 2 3, अर्थात ए क्या होगा 1 2 3 है। तो हमें ये देखना होगा, पहले हम लोग देखेंगे ए जो है बी का सबसेट है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो ए में 1 2 3 है, 1 2 एंड 3, ये हमारा क्या डिनोट करता है कि ए बी का सबसेट है। बट क्या प्रॉपर सबसेट है, इसके लिए हम लोग देखेंगे बी क्या है। तो हम लोग यहाँ पर बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एंड नोटेड पॉइंट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी देन ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये क्या कहता है, बी का उप समुच्चय ए है और ए और बी इक्वल हैं तो फिर ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए को बी का उचित उप समुच्चय नहीं कहेंगे। इन सच अ केस इट इज डिनोटेड बाय दिस। कुछ केस में हम इस तरह की बात करेंगे, ये हमारा था नोटेड पॉइंट, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम रिजल्ट ऑन प्रॉपर सबसेट, सम रिजल्ट ऑन प्रॉपर सबसेट। तो इसमें हम लोग कुछ रिजल्ट हैं क्या है उसकी भी बात करेंगे। इसमें जो पहला रिजल्ट है वो पहला रिजल्ट कहता है कि कोई भी समुच्चय स्वयं का जो है उचित उप समुच्चय नहीं होता है। बट हम जानते हैं कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय हो सकता है लेकिन उचित उप समुच्चय नहीं हो सकता। फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इट्स सेट। फाइव अर्थात एम्प्टी सेट सभी समुच्चय का उचित उप समुच्चय होता है बट स्वयं का उचित उप समुच्चय नहीं होता है, बिकॉज एवरी सेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स सेट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड की बात करें, फाइव हैज नो प्रॉपर सबसेट, फाइव कोई भी उचित उप समुच्चय नहीं रखता है। फाइव सबसेट हो सकता है बट नो कीप एनी प्रॉपर सबसेट बिकॉज ही फाइव के पास कोई भी सेट स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है अकॉर्डिंग टू दिस। एंड नेक्स्ट, यदि कोई भी सेट है, कोई भी सेट है उसमें जो है प्रॉपर सबसेट के नंबर ऑफ कितने एलिमेंट होंगे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है, जैसे कोई भी सेट दिया है हम लोगों का जिसमें मान लीजिए सेट ए है और हमें पता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है 6 है, कोई भी ले सकते हैं, हमने 5 लिया तो हमें जानना है कि उसमें कितने उसके उस सेट के कितने प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं। उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 2 के पावर n-1। ये हमारा फार्मूला टेल हम लोग को बताएगा प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट को हम लोग जानने के लिए इससे करेंगे। तो यहाँ पर हम यदि बात करें बट वाई वी डू दिस, हम यहाँ पर एक सबट्रैक्ट क्यों किए, क्योंकि यदि हम किसी भी सेट के फॉर एग्जांपल a = 2 and 3 इसके हम लोग ने सबसेट किया था, सबसेट को किया था तो वो क्या था 5 and 2, 3 एंड जो हम लोगों का नेक्स्ट था वो था 2 एंड जो नेक्स्ट था वो था 3। तो ये क्या थे, ये क्या था हमारे जो मिले थे जिस समुच्चय के सबसेट। बट हमें जानना था कि इसके लिए यदि हम सबसेट की बात करेंगे तो सबसेट की बात करेंगे तो हम लोग फार्मूला डायरेक्टली रखेंगे 2 के पावर 2 यानी 4 हमारे नंबर ऑफ सबसेट होंगे दिस सेट। बट इफ यू वांट टू नो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे तो उसके लिए हम दिस फार्मूला का यूज करेंगे, तो इस फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 3 आएंगे। तो हम लोगों ने प्रॉपर सबसेट में क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है नो सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स सेट। यदि हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो उसमें जिस सबसेट की बात करें उस सबसेट को उसमें नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस सेट की बात नहीं करेंगे प्रॉपर सेट में, प्रॉपर सबसेट में हम जिस सेट की बात नहीं करेंगे तो जो हमारा प्रॉपर सबसेट होगा वो होगा 3 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। दिस इज इफ यू वांट टू डू नोट इट देन यू कैन नोट दिस टेल मी व्हिच, या फिर कह सकते हैं कितना हमारा प्रॉपर सबसेट होगा, वो ये फार्मूला बताएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कहता क्या है, यूनिवर्सल सेट कहता है कि ऐसे हमारा जैसे यूनिवर्सल सेट है क्या, यूनिवर्सल सेट बात करता है कि यदि
हमारा कोई एक सेट है, यूनिवर्सल सेट कहता है यदि किसी कोई एक सेट है, जैसे मान लीजिए सेट ए है, उसमें ए बी सी 3 टाइप के एलिमेंट हैं, तो उसमें यदि हम सबसेट की बात करेंगे तो उसके सबसेट कितने होंगे, 8 होंगे। तो जो वो सबसेट होंगे उनके लिए जो हमारा मेन सबसेट है ए बी सी, वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अर्थात किसी भी सेट, जैसे सेट हम लोगों ने लिया, एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट जैसे हमने एक सेट लिया ए बी एंड सी, यदि हम इसके सबसेट की बात करें, सबसेट की बात करें तो सबसेट पहला हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा ए एंड तीसरा हो जाएगा बी, चौथा हो जाएगा सी, पांचवा हम लोग क्या करते हैं, इस सेट को लिखते हैं ए बी सी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, हमें 3 और सबसेट चाहिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए कामा बी एंड नेक्स्ट बी कामा सी एंड नेक्स्ट ए कामा सी। ये क्या हो जाएंगे, 8 हमारे सबसेट हैं सेट ए के। तो इन सभी सेटों के लिए, इन सभी सेटों के लिए ये सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अर्थात इन सभी सेटों के लिए या फिर किसी भी सेट के लिए, या फिर हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझे यूनिवर्सल सेट को, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में दिए या फिर किसी कॉन्टेक्स्ट में दिए गए सभी सेट में उपस्थित एक ऐसा सेट जो अन्य सेटों को या फिर अन्य सेट के एलिमेंट को अपने अंदर रखता है, वो क्या होगा, उन सभी सेटों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट इस तरह से करते हैं, यू आर पाई या फिर जो भी है, इसको हम ई के टाइप का इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट को डिनोट भी किया जाता है। तो इसमें हम परिभाषा में थोड़ा देख सकते हैं, इफ देयर आर some set under considering them there happens to be a set which is a superset of each one of the given sets, such a set is called the universal set and it is denoted by this type। तो ये क्या कर रहा है, ये आप लोग समझ गए होंगे। बट यदि हम यहाँ पर देखिए टर्म्स का यूज किया गया, वो क्या है, सुपर सेट। सुपर सेट का टर्म्स का भी यूज किया गया है। ये इसको हम उसी तरह समझ सकते हैं जैसे हम लोगों ने सब सेट को समझा है, उस तरह से हम इस अकॉर्डिंग परिभाषा को भी समझ सकते हैं। बट इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम हम लोग क्या कहता है, हम सेट्स के कुछ क्वेश्चन या प्रश्नों को हल करने के लिए हम जिन डायग्राम का यूज किया जाता है, या फिर जिन प्रश्नों को हल करने के लिए हम प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ डायग्राम्स, सेट्स के कुछ डायग्राम्स का यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, वेन डायग्राम कहेंगे। तो वेन डायग्राम के हम लोग परिभाषा डिफिनेशन को देखते हैं। वेन डायग्राम का जो हम लोग का डिफिनेशन है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम। अर्थात समुच्चय के कुछ रिलेशन या संबंधों को व्यक्त करने के लिए हम डायग्राम का यूज करते हैं, उन डायग्रामों क्या कहेंगे, वेन डायग्राम कहेंगे। उसके बाद जो हम लोग फिगर रिप्रेजेंटेड सेट्स इन द फॉर्म ऑफ इनक्लोज्ड रीजन इन द प्लेन आर कॉल्ड वेन डायग्राम। समतल में उनको हम क्लोज या फिर बंद आकृतियों से प्रेजेंट करते हैं सेट्स को, उनको क्या कहेंगे, वेन डायग्राम कहेंगे। या फिर नॉर्मली आप कह सकते हैं कि सेट्स को परिभाषित या फिर सेट्स के क्वेश्चंस या प्रश्नों को हल करने के लिए जिन डायग्राम्स का यूज किया जाता है उन्हें हम लोग वेन डायग्राम कहेंगे। यहाँ पर जो मेन चीज है, मेन जो इसमें परिभाषा है वो है फिगर्स रिप्रेजेंटेड सेट्स इन द फॉर्म ऑफ इनक्लोज्ड रीजन इन द प्लेन आर कॉल्ड वेन डायग्राम। In this diagram, the universal set is usually represented by a rectangular region and its subset by bounded region inside the rectangular region। इस परिभाषा को हम और अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब हम वेन डायग्राम्स को देखेंगे। तो इसलिए हम वेन डायग्राम्स लेते हैं। यहाँ पर हम 4 टाइप के वेन डायग्राम्स का यूज किए हैं। तो जिसमें हम लोग पहला है, जैसे इसका हेडिंग है सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम, बट इसको हम परिभाषा भी इसी से अच्छे से समझ पाएंगे कि वेन डायग्राम हमारा कहता क्या है, वेन डायग्राम है क्या। वेन डायग्राम क्या है, जैसे हम लोगों ने क्या कहा था, वेन डायग्राम का हमने कहा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन डायग्राम्स का यूज किया जाता है उन्हें वेन डायग्राम कहते हैं। यहाँ पर 4 टाइप के वेन डायग्राम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्या है, 4 टाइप के वेन डायग्राम है। बट यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को डिफिनेशन क्या कहता है, रेक्टेंगुलर के अनुसार रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रेक्टेंगुलर है वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और जो इनक्लोज्ड रीजन है वो हमारा क्या है, सेट है। ये क्या है, ये हमारा इनक्लोज्ड रीजन है, एंड ये क्या है, ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट है जिसकी हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये हम लोगों का था यूनिवर्सल सेट और ए
के मध्य जो रिलेशन है उसमें पूरक समुच्चय की बात की गई है पहले समुच्चय में, और दूसरे समुच्चय की बात करें या फिर दूसरे हम लोग वेन डायग्राम की बात करें तो ये हमारा क्या प्रदर्शित करता है कि जो हमारे समुच्चय ए एंड समुच्चय बी, हमारे जो ये दो समुच्चय हैं उनमें कुछ एलिमेंट क्या है, कॉमन है, ये उस चीज को व्यक्त करता है। एंड नेक्स्ट जो हम लोगों का तीसरा वेन डायग्राम है वो हम लोगों को बता रहा है कि ए एंड बी के मध्य कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को व्यक्त किया है वो डिसजॉइंट सेट की बात करें, डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, डिसजॉइंट सेट, ये जो है डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दिस इज रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए है वो सबसेट ऑफ है बी का, एंड ये क्या है, ये सबसेट की बात कर रहा है। इस तरह से 4 डायग्राम है जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट, द यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन क्या कहता है, यूनियन अर्थात संघ, संघ क्या कहता है, सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए, उनके संग्रह को बना लिया जाए, तो ये हम कह सकते हैं कि ये इनका संघ है। ये मतलब कोई यूनियन क्या कहता है, यदि हम दो सेट की बात करते हैं ए एंड बी हमारे दो सेट हैं, तो यूनियन ए एंड बी का यूनियन क्या है, ये एक तरह का ऑपरेशन है सेट्स पर। तो ये यूनियन है क्या, यूनियन कहता है ए एंड बी दो भिन्न सेट हो, अर्थात उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट वो भी डिफरेंट हो, जो उसमें नंबर जो एलिमेंट हो वो सेम टाइप के ना हो, बट यदि हम उनका यूनियन करेंगे तो उनमें जो उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको सिंगल टाइम रिटर्न करेंगे, और जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनको भी सिंगल टाइम रिटर्न करके एक यूनिवर्सल सेट को बनाएंगे। तो इसमें हम एग्जांपल्स बात करते हैं। एग्जांपल्स हमने लिया होगा, जैसे बात करते हैं सेट A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 2 4 6। Here is the 2 and 4 कॉमन एलिमेंट, इनको हम किस नहीं सिंगल टाइम्स लिखेंगे। देन तो हम लोग ए यूनियन बी, ए यूनियन को ऑलवेज दिस टाइप रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इसका हम यदि ए यूनियन बी, ए संघ बी का यदि हम लोग सेट्स की बनाएंगे या फिर किसी भी इन दोनों सेट पे यदि हम यूनियन का ऑपरेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दिस टाइप एंड मेक दिस, अर्थात इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 6 8, ये क्या हो जाएंगे यूनियन ऑफ सेट। और यूनियन ऑफ सेट को यदि हम वेन डायग्राम से समझना चाहें, ये क्या था, ये हमारा अलग है, ये क्या है अलग है, बट यदि आप यूनियन रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो क्या हो जाएंगे, ये सब क्या है, यूनियन है ए एंड बी का। यूनियन को प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये क्या था, यूनियन ऑफ टू सेट का यूनियन वेन डायग्राम ये है। एंड एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। ये हम लोगों का क्या है, एग्जांपल से यूनियन ऑफ सेट का। नेक्स्ट की बात करते हैं इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शंस, यदि इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन को यदि समझना है तो हम एक तरह से लिख सकते हैं दो सेट के बीच जो कॉमन एलिमेंट हैं उनका यदि उनको कॉमन एलिमेंट को अगर किसी दूसरे सेट में लिखा जाए तो उस जो कॉमन एलिमेंट का जो सेट बनेगा उसको ए और बी का इंटरसेक्शन सेट कहा जा सकता है, या फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो इसकी बात करेंगे तो ये कहता है क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हमारा कहेगा क्या, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हम लोगों का बताता है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय दिस टाइप एंड इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए एंड बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसके सेट को इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल्स के लिए हम लोग लिए हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4 2 4 6 8। इसमें यदि हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो जो हम लोग का सेट बनेगा वो सेट होगा कॉमन एलिमेंट का 2 4, ओनली दिस सेट, केवल यही सेट होगा जो कि कॉमन होगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का जो हम लोगों ने किया है वो क्या है, ये क्या है, ये उसका कर सकते हैं एग्जांपल के थ्रू। ये एंड सिंबल क्या होता है, सिंबल ये होता है। इसका जो वेन डायग्राम क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का वेन डायग्राम क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का वेन डायग्राम वही डायग्राम होगा जिसमें हम लोगों ने बात किया था वेन डायग्राम में। डायग्राम 2 या 3 था, उसको हम लोगों ने कहा था एक कॉमन पॉइंट है। हाँ, डायग्राम नंबर 2 वीडियो के पीछे में, लेक्चर थोड़े से पीछे जाएंगे तो उसमें आपको 4 टाइप के डायग्राम्स दिखाए गए थे। तो इसमें जो ये वाला डायग्राम था ये रिप्रेजेंट करता था टू सेट के इंटरसेक्शन पॉइंट को। तो इसमें क्या थे, इसमें ये जो रेगन है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी के। ये क्या है,
इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट है। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पर आ जाएंगे एंड अदर एलिमेंट हियर। तो ये क्या है, वेन डायग्राम से इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से ही क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट को हम लोगों ने वीडियो के प्रारंभ में भी जो है डील किया था, बट इसके बाद हम एक बार और इसको जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम बता देते हैं डिसजॉइंट सेट हमारा है क्या। डिसजॉइंट सेट हमारा कहता है ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। इसका हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को अभी अभी पढ़ा है। तो डिसजॉइंट सेट का एक नॉर्मल सा हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। यदि ऐसा दो सेट रिप्रेजेंट करते हैं तो वो दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट सेट होंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट ऑफ टू सेट। डिफरेंट ऑफ टू सेट्स, डिफरेंट अर्थात दो सेटों का अंतर, या फिर जैसे हम संख्याओं का अंतर करते हैं, संख्याओं के अंतर की तरह ही डिफरेंट ऑफ टू सेट्स होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बड़ी संख्या में से, बड़ी संख्या जैसे मान लीजिए 5 है, उसमें से हम लोगों को क्या करना है, 3 को हम लोगों को डिफरेंट करना है, अर्थात इसको हम लोगों को सबट्रैक्ट करना है 3 को। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 5 - 3। इसी तरह यदि हमें दो सेट को भी डिफरेंस करना है, उनको लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस बी। यदि हम यहाँ पर दो ले लेते हैं, सेट a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू हम लेते हैं 2 3। हमें क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस को पता करना है। यदि हम इसको डिफरेंट ऑफ टू सेट, इन दो सेटों को करेंगे तो हमें कौन सा सेट या फिर क्या मिलेगा। तो उसके लिए हम जैसे इसको लिखते हैं उससे इसको भी लिख लें। इसको लिख लें 1 2 3 4 -2, 3 ऐसे लिख लिए। तो हम 5 को थोड़ा डिफाइन करते हैं, थोड़ा हम पीछे चलते हैं अपनी स्टडी, हम लोग क्लास 12 तक पढ़कर आगे, बट थोड़ा प्रारंभ के स्टडी को देखते हैं। तो हम लोगों को ये कैसे सिखाया गया था, 5 लाइन आप ले लीजिए। यदि हम इसका संग्रह कर लें, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। इसको 5 और 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 एंड 3। ये क्या है, 5 - 3 है, तो हम लोग करते क्या थे, 1 2 एंड 3 कट कट कट, हमारे क्या बचे, अर्थात इसके बराबर क्या मिलेगा, 2। सेम टाइप यूज दिस। यहाँ से हम लोग क्या है, ये दो एलिमेंट हैं, इन दोनों को छोड़ के जो भी सेट ए में एलिमेंट होंगे उनको राइट कर देंगे। बट एक और चीज बच्चे ध्यान दीजिएगा, यदि a इज इक्वल टू 5, 2 एंड 3 रहता है एंड b इज इक्वल टू 1 केवल 2 एंड 3 रहता है, तो यदि हम इसके a माइनस बी की बात करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 5, 2, 3 -2, 3। तो ऐसा नहीं है कि हम इस यहाँ पर केवल 5 मिलेगा, यहाँ पर 5 भी हो सकता है। बट यदि हम यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, 2, 3, 4 यहाँ पर मान लीजिए हमने किया है, और यहाँ पर 3, 4 कर दिया है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, यही होगा। बिकॉज हमें एक एलिमेंट्स करना है, हमें ये ध्यान देना है कि a माइनस बी करना है। यदि b माइनस ए होगा तो यहाँ पर आंसर कुछ और होगा, 4 हो जाएगा। ये क्या है, ये a माइनस बी है। यदि b माइनस ए की बात करेंगे तो वो ये हो जाएगा। ये ग्राफ, ये वाइन डायग्राम क्या प्रेजेंट करता है, a माइनस बी। और यदि ये क्या है, a माइनस बी है। यदि b माइनस ए इसी ग्राफ में हमें प्रेजेंट करना हो, b माइनस ए, तो उसके लिए जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ये होगा। हमें b में से एक एलिमेंट को माइनस करना, ना कि a में से b करते। दिस चीज इज वेरी नोटेड एंड वेरी केयरफुली। ये थे कुछ एग्जांपल्स, जिसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स, कुछ लॉ है, लॉ ऑफ सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन में कुछ लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर फॉर एनी टू सेट a एंड b वी हैव कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या कहता है, a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन c, b यूनियन a एंड a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ये दो हमारे लॉ हैं जो कि फॉलो होते हैं। नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ। इसको हमें याद रखना है क्योंकि हम लोग जो क्लास 12 के रिलेशन फंक्शन टॉपिक्स को डील करेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या कहता है, a यूनियन b यूनियन c है, तो इसको a यूनियन b यूनियन c भी लिखा जा सकता है दिस टाइप। Here bracket will be changed, but no problem. Answer is same. A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C
हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या कहता है, वो कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, जिसको हम एक दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी एंड द नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों फॉलो होते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ ये क्या है, ये कहता है किसी भी समुच्चय ए के लिए ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा और ए यूनियन ए करेंगे तो ए ही मिलेगा। तो ये क्या है, ये वेरी इजी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, यदि कोई भी हमारी यूनिवर्सल सेट है और उसका सबसेट ए है तो फाई इज द नल सेट, देन हम लोग आइडेंटिटी लॉ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ का यूज करेंगे। ए यू इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए, आप जानते हैं वेन डायग्राम में हमने आपको बताया था, एंड ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई एंड ए यूनियन फाई इक्वल टू ए एंड ए यूनियन यू इक्वल टू यू। ये क्या है, 5 लॉ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट वेरी इजी टॉपिक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहता क्या है, यदि हमारा कोई सेट ए है, यदि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को यदि हम निकाल दें तो जो सेट बचेगा उसे ही कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहता है इफ यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, देन complement of A with respect to U denoted by A or AC is denoted as A। इसको हम लोग देखिए डिनोट कैसे करते हैं, this time the complement of A is the set of element of U which are not the element of A। complement of set हमारा कहता है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल्स में हम लोग लेते हैं सेट A इक्वल टू 2, 3 एंड यूनिवर्सल सेट लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये क्या है, यहाँ पर ए सबसेट ऑफ यू। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमारा होगा यू में से, इसको आप लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू माइनस ए, ये भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, 4, यही है हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो इस पे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इसको डोमिनेट भी वेन डायग्राम से कैसे करेंगे। ये जो हम लोग का डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, ये हमारे क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। क्यों, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम लोगों ने जो सेट ए है उसके अवयव को अलग कर दिया है, तो जो नेक्स्ट या फिर जो अलग जो बचे हुए अवयव हैं उनके जो सेट बनेगा उसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहेंगे। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये क्या लॉ कहता है, ये लॉ कहता है ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यू एंड ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 बिकॉज हियर यू कैन अंडरस्टैंड, यदि इन दोनों सेटों का यदि यूनियन किया जाए तो हमें यू मिलेगा और इन दोनों सेटों का यदि हम इंटरसेक्शन करें तो हमें 5 मिलेगा। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, डिमॉर्गन लॉ कहता है ए यूनियन बी का यदि कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मिलेगा। ऐसा यदि आप कोई भी एग्जांपल्स के लिए लेकर देखना चाहें तो आपको मिल जाएगा। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, इसको आप नोट करना कर सकते हैं। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट ये क्या कहता है, यदि किसी समुच्चय पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन किया जाए तो हमें स्वयं का जो समुच्चय है, समुच्चय ए पे यदि हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो समुच्चय ए को ही देगा। क्योंकि यदि फॉर एग्जांपल यदि ए का यदि कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यदि इसका मतलब हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये हमें मिलेगा रेगन, यदि इस रेगन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या हमें यही रेगन मिलेगा। तो यही बात करता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई एंड यू, फाई एंड यू का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, फाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इक्वल टू यू, ये क्या कहता है, हम लोग जानते हैं एम्प्टी सेट में कोई भी सेट नहीं होता तो वो सभी सेटों का क्या है सबसेट है, सभी सेटों का सबसेट क्या है
फाइव है, ये हम जानते हैं। यदि कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव करेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, सभी यूनिवर्सल सेट में से जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में वो सभी होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दिस। एंड यदि यूनिवर्सल सेट का हम यदि कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट में जितने भी कॉन्टेक्स्ट में दिए होंगे सभी एलिमेंट होंगे। तो यदि उनका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। ये तो था अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन। और नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, ये कोई नंबर है, इसको बच्चों बहुत आराम समझना है। ये क्या है, ये बात करता है किसी भी सेट ए, कोई भी सब हम एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। मान लीजिए हमने सेट ए इसको टू लिया है 2, 3। यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें बात करें तो वो कितना हो जाएंगे 2। जैसा कि हम लोग सबसेट निकालने के लिए, नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए करते थे। तो बस ये जो है यही कार्डिनल नंबर है, ज्यादा 3-5 नहीं करने का, बस n = 2 यही क्या है, कार्डिनल नंबर है, इसको याद रखने का। कार्डिनल नंबर and the number of element in a set is called the cardinal number of the set denoted by na, but इसको डिनोट किया जाता है n, तो ये क्या है, कार्डिनल नंबर है। बट इस पे भी कुछ ऑपरेशंस है, कुछ इसके भी सेट्स में लॉ हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे। यह है एग्जांपल कैसे डिनोट किया जाता है। ये हम लोगों ने सब सेट में पढ़ा ही है। कार्डिनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, किसी भी सेट या समुच्चय की कार्डिनल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या कहता है, इसको हम वेन डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं। यदि हमारा ये यूनिवर्सल सेट है एंड ए बी, हमें पता क्या करना है, ए यूनियन बी, हमें क्या देखना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये पूरा चाहिए। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो हम पहले ए के एलिमेंट को जोड़ेंगे प्लस बी को, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी करेंगे, नंबर ऑफ बी एलिमेंट, और इन दोनों को कर लेंगे। तो ये जो होगा, हम लोगों ने क्या अभी सीखा, सेट में यदि किसी भी सेट, दो सेटों का यूनियन किया जाता है तो इसमें कॉमन एलिमेंट को 1 टाइम लिखा जाता है। बट यहाँ पर यहीं पर अगर करके छोड़ देंगे तो कॉमन पॉइंट 2 बार हो जाएगा काउंट। तो उसके लिए हम लोग करते हैं माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यदि डिसजॉइंट सेट है तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हम इसको नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन, यही बात। एंड नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। यदि 3 सेट का हमें यूनियन करना तो उसके लिए फार्मूला क्या है, एन ए एन बी एन सी प्लस माइनस ए यूनियन बी माइनस एन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एंड सी। ये क्या थे, ये थे कार्डिनल नंबर पर कुछ ऑपरेशन जिनका हम लोग क्वेश्चंस में बहुत यूज करेंगे, वेरी केयरफुली। ये था हम लोगों का। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है उसकी बात करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इसको हम ज्यादा लॉन्ग नहीं, बस थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में देख लेंगे। यदि हम एग्जांपल के थ्रू सेट ए इक्वल टू 2 and 3, सेट बी इक्वल टू 3, 4, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे ए क्रॉस बी। इसको क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये क्या हो जाएगा 2, 3 and 2, 4 and 3, 3 and 3, 4। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 2, 2 into 2 = 4। नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ए क्रॉस बी हियर कम टू 4। दिस इज यूज फॉर नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बट वन थिंग्स इज लर्न व्हाट, यदि ए क्रॉस बी है तो ऐसा, बट यदि बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट 3, 2 and 4, 2 and 3, 3 and 3, 3 and 4, 3।
क्योंकि जो ये क्या एलिमेंट हैं, ये बी के हैं और हम लोग कर क्या रहे हैं, बी क्रॉस ए कर रहे हैं, और ये क्या है, एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे हैं। इसका सिंपल सा मेथड है। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, थर्ड ज्यामिति में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जानते होंगे, इतना जानते हैं, यक्स कामा वाई, यक्स के एलिमेंट को पहले लिखा जाता है एंड वाई के एलिमेंट को पहले लिखा जाता है। तो उसके लिए हम लोग कार्टेशियन, इसके लिए हम लोग थर्ड ज्यामिति का भी यूज कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जैसे हमको ए क्रॉस बी करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट को ए को यहाँ लिखिए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट को यहाँ पे लिखिए। जैसे ए पर है, ए में हमारा है 2 एंड 3 एंड बी में है 3 एंड 4। कोई समझ करिए, एक लाइन ऐसे ड्रा करिए, एक लाइन ऐसे ड्रा करिए। ये कौन सा पॉइंट हमें मिलेगा, ये मिलेगा 2,3 एंड 3,3 एंड 3,4 एंड 2,4। ये क्या है, ये बताएगा हमारा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। यदि यहीं पर हमें बी क्रॉस ए निकालना हो, आपको ये ध्यान भी नहीं देना होगा कि हम किस सेट के एलिमेंट को पहले लिखें, किस सेट के एलिमेंट को पहले ना लिखें। तो बस आप ये ध्यान दीजिए, यदि ए क्रॉस बी है तो ए के एलिमेंट को एक्स एक्सिस पे और बी के एलिमेंट को वाई एक्सिस पे। बी क्रॉस ए भी हम देखते हैं यहाँ पर, बी में क्या है 3,4 2,3, 1 लाइन ड्रा किए y एक्सिस एंड दिस एक्सिस, हियर 4 पॉइंट वी मेड, हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिला। तो यहाँ पर यदि बात करें 3,2 एंड 4,2, ये क्या हो जाएगा, एंड 4,3 एंड 3,3। ये क्या है, ये हमारा डिनोट करता है बी क्रॉस ए को। तो फिर बच्चों, आज हम लोगों ने क्लास 12 के रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक्स को पढ़ने से पहले क्लास 11 के सभी सेट्स के लगभग सभी टॉपिक्स को यहाँ पर एक एक करके डील किया है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वो करेंगे रिलेशन फंक्शन को डील किया जाएगा। तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 की बात नेक्स्ट करेंगे।